फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो ताकि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उसको बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या है, ये 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिमेट्रिकल लोड कंज्यूमर्स consumes P watt of power from a balanced supply. If the same load is connected in star to same supply, then what is the power consumption? अब देखिए, क्वेश्चन का मतलब है कि जब ने आप इसको डेल्टा में कनेक्ट किए थे तो डेल्टा में कनेक्ट करने पे जो पावर का कंजम्पशन हो रहा था वो कितना था, पी वाट था। अगर हम इसी सप्लाई को स्टार में कनेक्ट कर देते हैं तो पावर क्या हो जाएगी, यही आपसे पूछ रहा है। अब देखिए, डेल्टा में जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो पी वाट है और जो लोड है वो कैसा है, सिमेट्रिकल लोड है, और जो सप्लाई है वो कैसी है, बैलेंस सप्लाई है। ठीक है, ये तो क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें, सप्लाई बैलेंस है लेकिन हम डेल्टा से स्टार में जा रहे हैं, डेल्टा से किस में जा रहे हैं, स्टार में जा रहे हैं, तो फिर पावर के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो आपका पहली बात तो आंसर होना चाहिए कि पावर क्या होगी, पावर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। पावर में जो कंजम्पशन हो रहा था उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्या पावर इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? तो आप स्टार के केस में क्या कहोगे कि पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर पावर डिक्रीज हो रही है तो कितनी डिक्रीज होगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, डेल्टा में कितनी पावर है, पी है, तो फिर स्टार में कितनी हो जाएगी, स्टार हो जाएगी P/3। स्टार में क्या हो जाएगी, P/3 हो जाएगी। अब अगर उसके बाद हम बात करें कि कैसे हुई, तो देखिए, डेल्टा में जैसे हम कहते हैं कि डेल्टा डेल्टा में जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर, जैसे मान लीजिए डेल्टा में जो बैलेंस लोड है तो वह लोड क्या आपका था, आर था, सपोज करते हैं। और हर एक पॉइंट पे जैसे ये चीज़ है, ये डेल्टा कनेक्टेड है, तो यहाँ की भी मतलब आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तीनों आर आर है। ठीक है, तीनों में जो रेजिस्टेंस है तीनों ब्रांचेस में वो कितना था, आर था। और जब इसको हमने किस में कनेक्ट कर दिया, स्टार में, किस में कनेक्ट कर दिया, स्टार में, तो फिर कितना हो जाएगा। ठीक है, जब हमने इसको किस में कनेक्ट कर दिया, स्टार में, तो ये भी मतलब बराबर होना चाहिए, बट कितना होगा। तो आपको मैंने बताया था क्वेश्चन में कि जब हम डेल्टा करते हैं तो उसमें अगर आर है तो स्टार में क्या हो जाता है, स्टार में R/3 हो जाएगा, स्टार में क्या हो जाएगा, R/3 होगा। अब देखिए, जो पावर कंजम्पशन है P बराबर I²R, बेसिकली डिपेंड कर रहा है, पावर कंजम्पशन डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा पावर कंजम्पशन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, सिंपल है ना कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा पावर का कंज्यूमशन उतना ज़्यादा होगा। तो डेल्टा के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हाई होता है। और वही इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम कन्वर्ट कर दे स्टार में तो रेजिस्टेंस विल बी डिवाइडेड बाय 3, यानी जो भी रेजिस्टेंस रहेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारा पावर उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेम होता है कि डेल्टा के केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इस कारण से डेल्टा में पावर का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, और स्टार के केस में रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए स्टार में जो पावर का कंजम्पशन होता है वो भी क्या होता है, लो होता है, कंपेयर अगर करेंगे डेल्टा से। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो क्या था, P/3 था। क्या होगा, P/3 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, फॉर ए 3 फेज लोड बैलेंस कंडीशन ईच फेज हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ। अब देखिए, बैलेंस कंडीशन की बात की गई है, कैसी कंडीशन की बात की गई है, बैलेंस कंडीशन की बात की गई है। तो बैलेंस कंडीशन में जो सारे फेजेस होंगे, चाहे वो 3 फेज में बोला हो तो स्टार हो चाहे डेल्टा हो, ये चीज़ हमें नहीं पता है। ठीक है, तीनों फेज हैं, RYB मान लीजिए तीनों फेज है, RYB तीनों क्या है। ठीक है, तीनों फेज की अगर बात की गई है तो तीनों फेज आपके क्या है, बैलेंस कंडीशन में है, तो उनमें क्या सेम होगा। सेम का मतलब क्या होगा, इम्पीडेंस भी उसमें क्या होगा, सेम, क्योंकि हमें पता है, मान लीजिए ये स्टार है तो यहाँ पे जो इम्पीडेंस होगा, एसी सर्किट की बात करें तो यहाँ पे जो इम्पीडेंस होगा वही इम्पीडेंस यहाँ होगा, वही इम्पीडेंस यहाँ होगा। ठीक, अगर बात करें रजिस्टेंस का, अब देखो इम्पीडेंस जब सेम होगा तो रजिस्टेंस भी हर एक
मतलब कि ब्रांच का क्या होगा, सेम होगा, और पावर फैक्टर भी हर ब्रांच का क्या होगा, सेम होगा। पावर फैक्टर का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, यानी cos फाइव होता है, इसको cos फाइव से लिखते हैं तो cos फाइव बराबर होता है आर बाई जेड, cos फाइव बराबर आर बाई जेड होता है। क्लियर है ये चीज़ क्लियर है ना, तो इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखो। अच्छा एक चीज़ और हम बोल दें कि याद रखना उसको, कि जैसे अगर आपने डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, डेल्टा कनेक्टेड, इसमें नो न्यूट्रल, इसमें कोई न्यूट्रल नहीं होता, इसमें कोई भी न्यूट्रल नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करते स्टार की, तो स्टार के केस में हमें न्यूट्रल मिलता है, ठीक है, स्टार के केस में हमको क्या मिलता है, न्यूट्रल मिलता है। और आई एन हमारा तब जीरो होगी, यानी न्यूट्रल करंट तब जीरो होती है जब हमारा तीनों फेज क्या हो, बैलेंस हो। तीनों फेज क्या होता है, बैलेंस होता है। तो न्यूट्रल करंट का मान जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। न्यूट्रल करंट का मान क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ डेल्टा कनेक्टेड सर्किट व्हेन वन रजिस्टर इज ओपन देन पावर विल बी। देखिए डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, ये कनेक्टेड है, ठीक है, ये कनेक्शन सिस्टम है, और कह रहा है कि अगर एक ब्रांच को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो उस कंडीशन में जो पावर होगी वो क्या होगी, उस कंडीशन में हमें जो पावर मिलेगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले चलो हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, पहले हमने एक ब्रांच को हमने ओपन नहीं किया है, ठीक है, तो मान लीजिए हमने इसके बीच में सप्लाई लगाई है, ठीक है, ये फेज है, ये न्यूट्रल है, मान लीजिए हमने इसके बीच में सप्लाई लगाई है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, और ये क्या है, आर है, हमने मान रखा है, ठीक है, तीनों ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है, आर है। तो उस कंडीशन में जो पावर कंज्यूम होगी इस डेल्टा वाले सिस्टम में वो कितनी होगी, ये हमें पता करना है। मान लीजिए वी है हमारा वोल्टेज, ठीक है, तो अगर हमें वी पता है और आर पता है तो हमारा जो पावर होगा वो कितना होगा, वी स्क्वायर बटे आर, क्या होगा, वी स्क्वायर बटे आर होगा। क्लियर है। अब देखिए अगर ये डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, ये सिस्टम है, ठीक है, और इसके बीच में आपने सप्लाई ये दी हुई है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ए आर है, ए आर है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है सीरीज में। तो आर और आर कितना हो जाएगा, आर और आर हो जाएगा टू आर, आर और आर कितना हो जाएगा, टू आर। तो टू आर जो होगा यानी वी बराबर वी, मान लीजिए, चलिए इसको भी नहीं, आर और टू आर, तो आर और टू आर ये था तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ये तो मान लीजिए आर था, ये कितना था, ये था हमारा टू आर, ये था आर, ठीक, अब हमारा कोई भी नहीं था, बस सिर्फ ये ब्रांच हमारे पास मान लो बची, इससे हमें कोई मतलब नहीं था, इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो आर और टू आर जो हमारा हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, पैरेलल में। तो आर गुणे टू आर बटे आर प्लस टू आर, आर प्लस टू आर निकाल लेंगे, टू आर स्क्वायर बटे थ्री आर, तो आर से आर कट जाएगा, दो बटे तीन आर हो जाएगा, दो बटे तीन आर, दो बटे तीन आर हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। जब भी आप एक ट्रेंगल का निकालते हो, किसका निकालते हो, एक ट्रेंगल का निकालते हो, ठीक है, ऐसे निकालो चाहे जैसे निकालो, जब भी हम एक ट्रेंगल का निकालते हैं तो हमारा जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, दो बटे तीन आर आएगा। तो उस कंडीशन में जब हमने पहले निकाला डेल्टा कनेक्टेड सर्किट थी, तो उसमें पी बराबर कितना होता है, वी स्क्वायर बटे आर, तो वी स्क्वायर रहेगा बटे आर, क्या मतलब दो बटे तीन आर, ऊपर चला जाएगा तो थ्री वी स्क्वायर बटे टू आर हो जाएगा, थ्री वी स्क्वायर बटे टू आर हो जाएगा। ये कब है, ये हमारा तब है जब हमने कुछ भी नहीं किया था, उस कंडीशन में हमको ये पावर कंजम्पशन मिल रहा था, ठीक। अब अगर हमने क्या बोल दिया क्वेश्चन में कि अगर व्हेन वन रजिस्टर इज ओपन, एक रजिस्टर को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब ध्यान से समझना, अगर एक रजिस्टर जैसे ये मान लीजिए ये है, ठीक, ये सप्लाई आपने इसको ओपन कर दिया, क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है, किसी भी सर्किट को आप ओपन कर दोगे, किसको भी ओपन कर दोगे, मान लो ये आपने ओपन किया तो जो करंट यहाँ से जाएगी, यानी ये वी वोल्टेज आप लगाए हो तो ये करंट यहाँ से जाएगी यहाँ, फिर यहाँ से वापसी आ जाएगी, यानी यहाँ का जो रेजिस्टेंस था यहाँ का रेजिस्टेंस दोनों किस में कनेक्टेड हो जाएगा, सीरीज में। तो ये मान लीजिए आर है और ये भी आर है, तो ये कितना हो जाएगा टू आर, इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा टू आर।
आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2r के बराबर। तो जो पावर होगी, पावर की अगर हम बात करेंगे तो p बराबर होती है वी स्क्वायर बटे आर। तो वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर रहने दो बटे 2r हो जाएगा। क्लियर है। और जो p पहले निकाले थे पी डी, मान लीजिए p डेल्टा वाले सिस्टम में जब हम निकाले थे तो उस टाइम हमें मिल रहा था 3v स्क्वायर बटे 2r, 3v स्क्वायर बटे 2r, यही तो मिल रहा था। कोई दिक्कत है? इतनी दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए पी डी, ये जो वी स्क्वायर बटे 2r है, वी स्क्वायर बटे 2r है, इस जगह भी आप देखेंगे तो वी स्क्वायर बटे 2r है। तो इस p को आप यहाँ रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? तो p डेल्टा बराबर हो जाएगा p बटे 3, ये न्यू वाली है, ये न्यू। तो आपसे क्या पूछा है कि न्यू कितना होगा जब आप एक ब्रांच को ओपन कर देंगे, एक रेजिस्टेंस को ओपन कर देंगे। तो p न्यू बराबर हो जाएगा पी डी बटे 3, यानी कि पावर क्या हो जाएगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी 3 टाइम, यानी घट जाएगी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ 3, यानी फैक्टर ऑफ 3 से जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन ए हाईली कैपेसिटिव सर्किट, एक हाईली कैपेसिटिव सर्किट का मतलब क्या है? पहली बात तो यही समझिए, एक हाईली कैपेसिटिव सर्किट का मतलब क्या है कि जो कैपेसिटर होगा उस सर्किट का, यानी इसमें रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक। तो ये सी जो होगा ये होगा हाई, ठीक है, और जो आर होगा ये क्या होगा, होगा लो। ठीक। एक हाईली कैपेसिटिव सर्किट का मीनिंग ये है। तो इसका और मतलब क्या है? अगर पावर की केस में बात करें तो, अगर पावर के लिए हम बात कर रहे हैं तो एक कैपेसिटिव सर्किट, जो एक्टिव पावर होती है कैपेसिटिव सर्किट की, वो क्या होती है, ज़ीरो। यानी कि जो एक कैपेसिटिव सर्किट होती है वह किसी भी तरह की पावर को कंज्यूम नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, रिएक्टिव पावर देती है। ठीक है। उसको एक्टिव पावर से कोई लेना देना नहीं है। तो एक्टिव पावर एक कैपेसिटिव सर्किट की क्या होती है, ज़्यादा होती है। वो सॉरी, एक्टिव पावर ज़ीरो होती है और रिएक्टिव पावर ज़्यादा होती है। क्लियर है। अब लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एक हाईली कैपेसिटिव सर्किट है। देखो हाईली बोला है, ये नहीं बोला है कि एकदम कैपेसिटिव सर्किट है, प्योर नहीं बोला, सिर्फ बोला हाईली कैपेसिटिव सर्किट है। अगर हाईली कैपेसिटिव सर्किट है तो इसका मतलब सी ज़्यादा है। अगर जब सी ज़्यादा है तो इसका मतलब एक्टिव पावर उतनी ही कम होगी, यानी क्योंकि सी ज़्यादा है और रेजिस्टेंस क्या है, लो है, तो एक्टिव पावर उतनी ही कम होगी, क्योंकि जो एक्टिव पावर होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा एक्टिव पावर उतनी ज़्यादा रहेगी, उतनी ज़्यादा पावर कंज्यूम होगी। बट यहाँ पे केस ऐसा है कि हाईली कैपेसिटिव है, तो हाईली कैपेसिटिव का मतलब क्या है कि सी ज़्यादा है। जब सी ज़्यादा है तो इसका मतलब रिएक्टिव पावर ज़्यादा होगी, रिएक्टिव पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, और एक्टिव पावर क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब जो एक्चुअल पावर होगी उसमें से जो रिएक्टिव पावर होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो एक्चुअल पावर है उसमें से एक्टिव पावर जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर है रिएक्टिव पावर इज मोर देन एक्चुअल पावर, यानी जो एक्चुअल पावर आपकी होगी उससे क्या होगी, मोर होगी, उससे मोर, यानी एक्टिव पावर से हमेशा क्या होगी, हाईली कैपेसिटिव सर्किट में रिएक्टिव पावर ज़्यादा होगी। अब एक केस चाहे यहाँ पे हाईली इंडक्टिव बोले या फिर हाईली कैपेसिटिव बोले, आंसर आपका यही होना चाहिए। क्लियर है, आंसर आपका यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द पीक फैक्टर ऑफ ए ट्रेंगुलर एसी वोल्टेज वेव्स। तो पीक फैक्टर आपका क्या होगा, एक ट्रेंगुलर वेव का, ट्रेंगुलर। अब देखिए ट्रेंगुलर का जो होगा वो सिंबल आप ऐसे निकालते हो ट्रेंगुलर के लिए। ठीक, ऐसे ऐसे हम निकालते हैं ट्रेंगुलर। तो उसके लिए जो होगा हमारा वो होता है 1.732। देखिए 1.732। अच्छा एक चीज़ और, आप पीक फैक्टर ना हर चीज़ के लिए याद रख लीजिएगा, क्योंकि एक एसी के लिए पीक फैक्टर कितना होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एसी के लिए होता है 1.11। ठीक है। एक एसी के लिए, यानी एक अल्टरनेटिंग करंट के लिए, एक साइनोसाइडल करंट के लिए जो मतलब कि पीक फैक्टर होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं, मतलब हाँ पीक फैक्टर ही बोलते हैं। ठीक है। पीक फैक्टर के लिए जो होता है 1.11 होता है, जो साइनोसाइडल के लिए होता है। और 1.732 जो होता है वो किसके लिए होता है, ट्रेंगुलर वेव के लिए होता है। जितने सारे वेव्स हैं ना उन सबका आप याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कुछ कोई भी वेव दे देगा आपसे पूछ लेगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पीक फैक्टर का, तो पीक फैक्टर जो होता है वो होता है कि एम्पलीट्यूड, यानी कि पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। पीक वैल्यू अपान आरएमएस वैल्यू, अपान आरएमएस वैल्यू। तो इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा
कि पीक फैक्टर बराबर होता है आपका पीक वैल्यू, यानी जो AC है, ठीक है, AC है, AC का मान लीजिए हर एक AC मतलब कि AC साइनोसाइडल वेव में 2 पीक वैल्यू होती है, तो दोनों मतलब ये पीक वैल्यू और इसका RMS वैल्यू का मतलब क्या है कि एक पार्टिकुलर मतलब DC सर्किट में जो आपकी एवरेज पावर होती है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं एक RMS वैल्यू, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखना कि पीक फैक्टर एक AC सर्किट में कितना होता है, 2 होता है, और एक AC सर्किट का जो टाइम पीरियड होता है वो 20 मिली सेकेंड का होता है। कितने का होता है? 20 मिली सेकेंड का होता है। ये भी बहुत ज़रूरी है याद रखना। एक पूरे साइनोसाइडल यानी एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो टाइम लगता है, जो टाइम पीरियड होता है वो 20 मिली सेकेंड होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द राइट हैंड रूल फॉर ए डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो राइट हैंड रूल किसके द्वारा डिटरमाइन किया गया था? तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। और जो राइट हैंड रूल होता है, कभी आपसे अगर पूछ ले कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई किस पर किया जाता है, तो बन जाता है आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और ये होता है बेसिकली जनरेटर के लिए। किसके लिए? जनरेटर के लिए, ठीक है। और मोटर की अगर हम बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड रूल होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाइड ऑन मोटर। तो मोटर के ऊपर लेफ्ट हैंड रूल और जनरेटर के ऊपर राइट हैंड रूल। याद रखना इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन और है, देखिए ध्यान से। क्या कह रहा है कि whenever the magnetic flux change with respect to in electric conductor or a coil, an EMF is induced in the conductor is Faraday's। अब देखिए क्या कह रहा है कि whenever the magnetic flux change, देखिए एक कंडीशन क्या है, फैराडे ने नियम दिया था कि अगर फैराडे जो थे कह रहे थे कि अगर हमारे पास करंट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा हूँ, कि अगर हमारे पास करंट है तो हम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास डेवलप हो जाएगी तो हम उससे EMF डेवलप कर लेंगे। बट क्वेश्चन ये बना कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या हम कोई भी कंडक्टर रख के उसमें इंड्यूस्ड EMF पैदा कर सकते हैं, EMF जो है वो जनरेट कर सकते हैं? तो पहले उनको मिला नहीं। फिर उन्होंने देखा कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर चेंज कर रहे हैं, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में वो चीज़ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो फिर कंडक्टर में क्या इंड्यूस हो रहा है, एक EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, जिसके कारण से करंट का फ्लो हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज करना ही क्या था, फर्स्ट लॉ था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज करेगा, पहला नियम उन्होंने ये निकाला कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, यानी देखिए इंड्यूस्ड EMF आपका 2 तरह का होगा। पहले केस में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो और कंडक्टर क्या रहे, स्टेशनरी रहे, तब इस कंडक्टर में एक EMF इंड्यूस्ड होगा। और यह EMF जो होगा वो कैसा होगा, स्टैटिकली होगा। कैसा होगा? स्टैटिकली होगा। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो कि यूज होता है हमारा ट्रांसफार्मर में। किस में होता है? ट्रांसफार्मर में, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारी चेंज होती है और कंडक्टर हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन उनके पास सेकंड लॉ एक चीज़ आया कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करते, स्टेशनरी कर देते। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या होता है, स्टेशनरी होता, और जो कंडक्टर हमने लिया है उसको क्या कर देते हैं, रोटेटिंग या फिर चेंजेबल। अगर इसको रोटेटिंग कर देंगे तो क्या कंडक्टर में इंड्यूस्ड EMF होगा? तो उनको मिला कि हाँ, कंडक्टर में भी इंड्यूस्ड EMF होगा, और इसमें भी क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF होगा। और इस इंड्यूस्ड EMF को हम क्या कहेंगे, डायनेमिकली। क्या कहेंगे? डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF। अगर डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF बोल दिए तो
तो इसका मतलब क्या था कि कंडक्टर मूव करेगा। और ये केस जो होता है हमारा मोटर में होता है, जनरेटर में होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की बात होगी तो स्टेशनरी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, और मोटर की बात होगी तो उसमें डायनेमिकली होता है, जो कि कंडक्टर मूवेबल होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप याद रखिए। तो ये वाला जो था, जब कंडक्टर मूव करता है तो ये सेकंड लॉ था, और जब मैग्नेटिक फील्ड मूव करती है तो क्या था, फर्स्ट लॉ था। तो ये आपका था फर्स्ट लॉ। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओम्स लॉ। कौन सा प्रेजेंट कर रहा है ओम्स लॉ को। तो सारे कर रहे हैं, वी बराबर आर इंटू आई है, ये तो ओम्स लॉ है ही, आर आई इंटू आर का हो चाहे आर इंटू आई का हो, एक ही बात है। उसके बाद सेकंड क्या है, जे बराबर सिग्मा इंटू जे, यानी कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये था आपका रिलेशन। तो ये भी क्या था, ओम्स लॉ था। बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक लेक्चर हमने लिया था, उसमें इन सब की बात की थी, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आई बराबर जी इंटू वी, अगर आप बताओ वी बराबर आई इंटू आर हो रहा है, तो वी बराबर आई इंटू आर बराबर 1/g होता है, ठीक है, क्योंकि कंडक्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है 1/g। तो यहाँ से आप देखोगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जी इंटू वी हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि जी को हमने यहाँ भेज दिया, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कंडक्टर इज कांस्टेंट एंड फील्ड इज वेरिंग, देन ईएमएफ विल इंड्यूस, द प्रिंसिपल इज कॉल्ड। अब देखिए क्या कह रहा है, द कंडक्टर इज कांस्टेंट एंड फील्ड इज वेरिंग, यानी कंडक्टर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और फील्ड क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको हम क्या कहेंगे, हमने अभी बताया कि वो स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। कैसा होता है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। और कंडक्टर हमारा अगर वेरी कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या हो रही है, कांस्टेंट है, तो फिर कौन सा होता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या होता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द लेफ्ट हैंड रूल 4 फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट। तो लेफ्ट हैंड रूल में जो फोर फिंगर का जो आपकी फर्स्ट है अंगूठे के बगल वाली फिंगर, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो रिप्रेजेंट करती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड को। किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्क स्क्रू रूल इज यूज टू फाइंड। अब कॉर्क स्क्रू रूल जो होता है वो किस चीज़ को फाइंड करने के लिए होता है, तो ये फाइंड करने के लिए होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। कॉर्क स्क्रू रूल हम जो यूज करते हैं वो किसको फाइंड करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए कैसे, जैसे अगर मान लीजिए आपका कॉर्क है, ठीक है, ऐसे बनी है, यहाँ मान लीजिए छेद है, अब इसको आप घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे तो फिर ये ऐसे, करंट की मान लीजिए डायरेक्शन ये है, तो ये क्या है कि आप इसको ऐसे घुमाओगे, ठीक है, तो ये क्या होगी, अंदर की तरफ जाएगी, यानी करंट कहाँ जा रही है हमारी, अंदर ऊपर की तरफ जा रही है। ये देखिए जैसे कॉक है, ये करंट हमारी ऊपर की जा रही है। ऊपर की जाने का मतलब क्या है कि इसको आप इस डायरेक्शन में घुमा रहे हो, इस डायरेक्शन में घुमाने का मतलब कि क्लॉकवाइज आप घुमा रहे हो, तो ये अंदर जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जिस दिशा में हम इसको रोटेट करते हैं उसी दिशा में हमें क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, यानी करंट हमारी अंदर की तरफ जा रही है, तो फिर इस दिशा में हम घुमा रहे हैं, तभी तो हमारा अंदर जा रही है। पेंच एक होता है आपके पास, एक कॉक स्क्रू होता है, तो उसको आप जब घुमाते हो क्लॉकवाइज, ठीक है, कैसे घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज अगर घुमा रहे हो इस डायरेक्शन में, तो फिर वो अंदर जाता है। एक जो आप पेंच होती है आपके पास, उसको घुमाते हो तो क्या होता है, अंदर जाता है। अंदर जाने का मतलब कि उसको हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो करंट की डायरेक्शन अगर आपको पता हो, यानी अंदर जा रही है करंट, तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। अगर करंट हमारी क्या हो रही है, बाहर आ रही है, बाहर आने का मतलब कि उसको हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। कैसा घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो हमारी करंट बाहर आ रही है, इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो कॉर्क स्क्रू रूल जो होता है वो किस चीज़ को फाइंड करने के लिए होता है, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बायो सेवर्ट लॉ स्टेट द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड। अब देखिए जो बायो सेवर्ट लॉ होता है वो किस चीज़ के बीच में रिलेशन आपका बताता है,
तो ये बेसिकली रिलेशन बताता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ करंट, वॉल्यूम ऑफ करंट के बीच में रिलेशन आपको बताता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अब देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के कारण जो फोर्स मिलता है वो हमको मिलता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से आप समझो इस चीज़ को कि जो Q1 Q2 है ये तो दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक चार्ज पार्टिकल ये है, एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए इसका Q1 है और इसका क्या है Q2 है। ठीक, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है d है। ठीक है, तो उसी से हमें इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, यानी ये अट्रैक्ट करेंगे कि रिपल करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आएगा। ठीक है, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी एक दूसरे के पास कब जाएंगे, यानी इस पे पॉजिटिव हो और इस पे निगेटिव हो, यानी इस पे क्या हो निगेटिव हो और एक पे पॉजिटिव हो, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे पास जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे। और अगर दोनों पे मान लीजिए यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे दूर भागेंगे यानी रिपल करेंगे। तो दो चार्ज अगर समान है, दो चार्ज पार्टिकल हैं और दोनों पे चार्ज क्या है समान है, तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे यानी रिपल्सन होगा। और दो चार्ज पार्टिकल अपोजिट चार्ज के हैं, यानी एक पे पॉजिटिव है और एक पे निगेटिव है, तो एक दूसरे के पास आएंगे यानी उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। ये तो क्लियर है। अब देखिए ये इस फॉर्मूले से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं ध्यान से। तो एक थर्ड ऑप्शन जो है इसमें लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जो डिस्टेंस इनके बीच में है उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो फोर्स होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के, यानी जो डिस्टेंस है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है यह बराबर यानी यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर होता है डिस्टेंस के स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम्स लॉ इन द पॉइंट फ्रॉम फील्ड थ्योरी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो फील्ड थ्योरी के हिसाब से जो ओम्स लॉ होता है वो क्या होता है, तो फील्ड थ्योरी के हिसाब से जो ओम्स लॉ होता है वो J बराबर सिग्मा इंटू ई होता